हाय गाइस, वेलकम। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। मैं हूं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का हेड कोच, बीजीजे ब्लैक बेल्ट। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं 4 बार इंडिया के लिए मेडल ला चुका हूं। मैं अंशु जुबली का कोच हूं और अभी अभी मैं इंडिया वापस आया हूं। मैं UFC 312 के लिए ऑस्ट्रेलिया में था और हाँ, आप सब भी यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आपको ये पता करना है कि असली में हुआ क्या। काफ़ी मैंने यूट्यूब चैनल्स को सुना है, काफ़ी मेरे को क्लिप्स भेजे गए हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किए हैं और काफ़ी लोग राय दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि आई थिंक बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ बिहाइंड द सीन्स, और अब आगे जाने की क्या स्ट्रैटेजी है और आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो UFC 312 के लिए अंशुल को लगभग नवंबर में बताया गया था, अक्टूबर नवंबर के आसपास। और उसके बाद ही हम लोगों ने उसको अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे। तो लगभग नवंबर के टाइम, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नवंबर दिसंबर के टाइम में अनाउंस किया हमने सोशल मीडिया पे कि हमारी फाइट आ रही है। एंड ऑब्वियसली सबको पता था कि फाइट एक बहुत डिफिकल्ट ओपोनेंट के साथ है, किलियन के अगेंस्ट है, जो इटर्नल एमएमए के चैंपियन है। तो जिन लोगों को पता नहीं है इटर्नल एमएमए क्या है, इटर्नल एमएमए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एमएमए प्रमोशन है, बहुत पुराना प्रमोशन है। और इटर्नल एमएमए से लगभग 8 से 10, ये नंबर आप डबल चेक कर लीजिएगा, बट 8 से 10 इटर्नल एमएमए के चैंपियंस यूएफसी जा चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कोई कोई लोकल फाइटर था, ये एक बहुत बड़े प्रमोशन का बहुत अच्छा चैंपियन था। बट अंशुल को एक टफ ओपोनेंट चाहिए था। उसको पिछली बार माइक ब्रीडन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो दिस टाइम ही वांटेड अ टफ ओपोनेंट। तो फाइट फाइनलाइज हो गई फॉर फेबररी 9 को सिडनी में। और अंशुल का एक पर्सनल इवेंट भी था नवंबर के एंड में, जिसके लिए वो 10 दिन 15 दिन के लिए आई थिंक इंडिया आया था। इसके लिए काफ़ी बिजी था। ट्रेनिंग पे वो आया 1-2 दिन, कोशिश किया, बट एक्चुअली उसका फैमिली एंगेजमेंट काफ़ी हेक्टिक था, ज़्यादा ट्रेनिंग कर नहीं पाया। अगेन, ये वीडियो ये नहीं है बताने के लिए कि एक्सक्यूजेस बना रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ये लाइफ है। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप फाइटर हैं, और मैं इंडिया की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप एशिया में फाइटर हैं, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ट्रेनिंग और फाइटिंग के अलग, कि घर में कुछ हो रहा है, आपको आना पड़ेगा और कमिटमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अगर आप यंग फाइटर हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि फाइटिंग में घुसना है, तो आपको ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग के रिलेटिव्स होते हैं, हम लोग के त्योहार होते हैं, तो कमिटमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो एनीवे, अंशुल का एक पर्सनल इवेंट था जिसके लिए वो इंडिया आया था। And then come December, middle of December, he was starting to train, get back into shape. And then that's the time I thought it'll be a good time for him to go back. और बाली में he should finish the last 6 weeks. तो काफ़ी लोग सोमा फाइट क्लब के बारे में बोल रहे हैं कि उसको वहाँ क्यों भेजा, क्यों नहीं भेजा। तो हम लोगों ने लगभग आई थिंक जस्ट व्हेन रोड टू यूएफसी में उसका सिलेक्शन हुआ, तब उसको मैंने पहली बार थाईलैंड भेजा, टाइगर मुay थाई। और उसका कारण ये था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ट्रेनिंग ठीक नहीं है या हम लोग की कोचेज अच्छी नहीं है, नहीं। इशू ये था कि अंशुल वॉक्स अराउंड एट 83 किलोज, उनका वॉकिंग अराउंड 83-84 किलोज वेट चलता है। और इंडिया में जनरली जो फाइटर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग में आते हैं, उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता है। तो जनरली इंडिया में लोग 70 किलो के होते हैं, 65 किलोज टू 75 किलोज। तो उस समय में जब अंशुल का रूट टू यूएफसी में हुआ, तो उसके साइज के ओपोनेंट्स नहीं थे हम लोग के अकेडमी में। टेक्निक सब थी, रेसलिंग बहुत अच्छी थी अंशुल की, बॉक्सिंग बहुत अच्छी थी, वो रोहित टोकस के साथ बॉक्सिंग कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे कोच इलियास के साथ क्रॉस ट्रेन में, जिसु कर रहे थे मेरे साथ। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे और एमएफएन में आपने देखा कितनी इजीली फाइट जीत भी रहे थे। बट ट्रेनिंग पार्टनर्स, मुझे पता था कि जब वो रूट टू यूएफसी जाएंगे तो
उनके ओपोनेंट्स भी सारे 84-85 किलोज के होंगे, और वो ट्रेनिंग पार्टनर्स इंडिया में लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडियन फाइटर्स जनरली, मैंने आपको बोला, साइज में कम है, और जो हेवियर फाइटर्स हैं 85-90 किलोज के, वो बहुत एथलेटिक नहीं थे उस समय। और अभी भी मैं बोलूँगा, आज के समय भी 85 से 90 किलो वाले फाइटर्स ज़्यादातर वो बॉडी बिल्डिंग वाले बैकग्राउंड से हैं, जो थोड़े स्टिफ होते हैं, या फिर वो जस्ट मोटे होते हैं। तो जब वो इंडिया के बाहर ट्रेनिंग करता है तो उसको 85-90 किलो के फाइटर्स मिलते हैं जो रिप्ड हैं, इन शेप हैं। तो फाइटिंग के लिए जब एक्चुअल वो कॉम्पिटिशन में जाता है, तो उसका ओपोनेंट कभी भी उससे बड़ा नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में इन इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ ट्रेन कर रहा है। तो ये ओरिजिनल रीज़न था कि मैंने उसको बाहर भेजा था टाइगर मुay थाई में ट्रेनिंग करने के लिए। तो पहले अंशुल थाईलैंड गया था टाइगर मुay थाई में। उसके बाद वो आया कंपटीशन खेलने के लिए, रोड टू यूएफसी के लिए, एंड फर्स्ट राउंड में बाय मिल गया। तो सेकेंड राउंड जब हुआ, वो किम के अगेंस्ट था। उस समय हम लोग के एक फाइटर हैं पुण्यजीत लिखारू, वो ट्रेनिंग कर रहे थे बाली एमएमए में। तो उनने उस समय हमको बताया कि बाली एमएमए में यूएफसी पीआई, तो यूएफसी की खुद की एक परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट है जो शंघाई चाइना में है। तो उनके टीम के 10-15 फाइटर्स बाली एमएमए में ट्रेनिंग कर रहे थे, और पुण्यजीत उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो पुण्यजीत ने मेरे को बोला कि कोच, अंशुल को आप यहाँ भेज दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी अंशुल की। मेरा मेन कंसर्न ये था कि अंशुल को अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर उसके साइज के, उससे बड़े चाहिए। तो मैंने उसको बाली एमएमए में भेज दिया, एंड बाली एमएमए में उसकी मुलाकात हुई कोच माइक से। कोच माइक वहाँ पर बाली एमएमए के स्ट्राइकिंग कोच थे। तो कुछ महीने बाद कोच माइक का फॉलिंग आउट हुआ बाली एमएमए के साथ। तो उनने अपना जिम खोल लिया, सोमा फाइट क्लब। तो सोमा फाइट क्लब एक्चुअली बहुत नया क्लब है, और कोच माइक ने शुरू किया। वो पहले बाली एमएमए में थे, उसको छोड़ के उन्होंने अपना पास में, मतलब सड़क में, एक ही सड़क में बाली एमएमए भी है और वहीं पर सोमा फाइट क्लब भी है। तो कोच माइक ने शुरू कर दिया, और पुण्यजीत और अंशुल उनके फर्स्ट 2 इंडियन स्टूडेंट्स बने। और हाँ, जब हम किम की फाइट में गए, जो सेमीफाइनल फाइट था, अंशुल का बहुत टफ फाइट हुआ वो स्प्लिट डिसीजन जीते। बट उसका बहुत बड़ा मैं क्रेडिट कोच माइक को देता हूँ, बिकॉज उनने जो टूल्स या वेपन्स कोच ने अंशुल को सिखाए, वो नी और अपरकट्स एंड हुक्स, वो कॉम्बिनेशंस, वो बहुत यूजफुल आए किम के फाइट के अगेंस्ट। एंड ऑल्सो कोच माइक ने काफ़ी मोटिवेट किया अंशुल को कॉर्नर पे, जो राउंड के बीच में जो कॉर्नरिंग होती है, यूज कोच माइक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, विच इज़ वाई आई थिंक अंशुल वाज एबल टू विन दैट फाइट ऑनेस्टली, बिकॉज कोच माइक ने बहुत अच्छा काम किया। नाउ उसके बाद जब फाइनल आया, अगेन जेका के अगेंस्ट, इम्प्रूवमेंट अंशुल का चल रहा था, ही वाज कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव। बट मुझे ये लगा कि किम वाज अ मोर डिफिकल्ट ओपोनेंट। अगर जेका को कंप्लीट, अगर आप अंशुल के फाइनल के ओपोनेंट्स, आई थिंक जेका, उनको आप कंपेयर करें उनके सेमीफाइनल्स के ओपोनेंट के साथ, किम के साथ, तो किम मेरे को लगता है ज़्यादा वेल राउंडेड फाइटर थे। तो अंशुल को बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई फाइनल्स जीतने पे, बट इशू यही था कि अब फाइनल जीतने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा। तो उसके बाद जब माइक ब्रीडन की फाइट आई, तो सुमो फाइट क्लब एक मेनली एक स्ट्राइकिंग जिम है, बिकॉज कोच माइक स्ट्राइकिंग कराते हैं। एंड एक्चुअली अगर आप फाइट देखें, वो फाइट भी माइक ब्रीडन वाली, तो अंशुल बहुत अच्छा कर रहे थे। और उस कैंप के लिए एक सोमा फाइट क्लब में एक कोच थे, कोच बेरा। वो रशियन कोच थे, और वो उस समय बाली में थे, बिकॉज रशिया में वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ। तो वो कोच सोमा आए हुए थे, और उनने बहुत हेल्प किया अंशुल की बॉक्सिंग में। तो अगर आप माइक ब्रीडन की फाइट देखें, तो अंशुल की बॉक्सिंग बहुत अच्छी लग रही थी टिल द थर्ड राउंड। और कोच बेरा एक बहुत बड़े रीजन थे कि उनकी बॉक्सिंग इतनी अच्छी लग रही थी। बट कोच बेरा भी आफ्टर दैट माइक ब्रीडन फाइट, वो भी रशिया वापस चले गए। और कोच बेरा के एक स्टूडेंट हैं यूएफसी हेवीवेट, उनके बारे में बात करेंगे। बट कोच बेरा बेसिकली अब नहीं थे इस कैंप के लिए। तो काफ़ी सारा
अंशुल को ट्रेनिंग खुद पे करना पड़ा बॉक्सिंग वाइज, काफ़ी सारी सेल्फ ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं भी जनवरी में गया था बाली, इंडोनेशिया, अंशुल की ट्रेनिंग देखने के लिए, और हमको सबको पता था फाइट बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, बट कंसर्न यही थी कि बॉक्सिंग कोच वहाँ पर नहीं थे, तो मुझे भी काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ा। मैं, अंशुल और एक हम लोग असिस्टेंट कोच हैं, वो तीनों बैठ के हम लोग अंशुल की स्पारिंग देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। बट एट द एंड ऑफ इट कैंप आते आते एक दो इंजरीज और हो गई थी। एक उनकी चेस्ट में टेक डाउन के लिए जा रहे थे, चेस्ट में उनको एक किक लगा था जिसकी वजह से पूरा एरिया ब्रूज हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत स्पारिंग कर नहीं पाए एंड में। पर अगेन ये वीडियो एक्सक्यूज वाला नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली हुआ क्या फाइट में। बट एनीवे वो इंजरी भी मोर लेस हील हो गई फाइट आते आते। बट आई फील, ये मेरा पर्सनल टेक है कि हम लोग और स्पारिंग सेशंस कर सकते थे, बट वो इंजरी ने प्रिवेंट किया, स्पारिंग सेशंस नहीं कर पाए। तो पेस आई फील अगर वो लास्ट 2 हफ्ते हम लोग और स्पारिंग कर पाते तो वो थोड़ा सा एक हायर पेस पे हम लोग फाइट कर सकते थे। एनीवे कम फाइट वीक मैं वहाँ पहुँचा 4 Feb 9 की फाइट थी, और अंशुल वॉज इन शेप, वेट कट भी हो गया, आराम से वेट कट हुआ। अंशुल वॉज सुपर कॉन्फिडेंट एंड एक्चुअली हम लोग को भी जैसे जैसे फाइट पास आता गया वी ऑल्सो गॉट मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज अंशुल वाज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, उनकी इंजरीज कम हो रही थी, वेट कट अच्छा हुआ था, मेंटली ही वाज इन अ बेटर प्लेस आल्सो कंपेयर टू माइक ब्रीडन फाइट। माइक ब्रीडन की फाइट में काफी कुछ हुआ जो टू बी ऑनेस्ट मेरे कंट्रोल के बाहर था, अंशुल के कंट्रोल के बाहर था। बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम लोग, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो जब हम रोड टू यूएफसी में थे इतना लाइमलाइट नहीं था, इतना फोकस नहीं था हम लोग के ऊपर, तो हम लोग आराम से चुपचाप जाते थे, कम्पीट करते थे, जीतते थे, और उसके बाद मीडिया में लोग बोलते थे इंडियन था, जीत गया। यूएफसी में जाते ही सब कुछ, हर चीज जो हम लोग कर रहे थे उस पर इतना सारा फोकस हो गया था। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि अबू धाबी में फाइट से पहले सारे वीआईपीज हम लोग को कॉल कर रहे हैं, हॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, बिलियनर्स, मिलियनर्स, वो हम लोग को कॉल कर रहे हैं कि आप मिलो, अंशुल से मिलना है, हमें ये करना है, वो करना है, अंशुल को बाहर ले जाना है, खाना खिलाना है। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी बिकॉज मुझे पता है कि हर एक इंडियन एथलीट का ही नहीं है, हर एक इंडियन का ये होता है कि इतने बड़े बड़े लोग आपको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और 1 साल पहले किसी को पता भी नहीं था अंशुल कौन है, और अब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हम लोग के साथ डिनर करना चाहते हैं, खाना करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उस फाइट में गलत हुई जो हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग यूएफसी में खेलेंगे, काफ़ी हाई लेवल पे जाएंगे, एथलीट बनेंगे, तो आप लोगों के लिए यही लेसन है, ये हम लोग सब सीखो कि जैसे जैसे आप फाइट जीतेंगे, जैसी जैसी आपके आपके ऊपर लाइमलाइट बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चीज़ें भी आएंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और मेरे पे तो लाइट आ भी नहीं रही थी, अंशुल पे आ रही थी, बट मैं साइड में था और मैं कोशिश कर रहा था उसको बचाने का कि भाई इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, बट मैं खुद भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी एट द सेम टाइम। तो सेम चीज़ हैपेंड इन दिस फाइट। हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और पहली बार उसका भी ऑस्ट्रेलिया में था, अंशुल का, पहली बार मेरा भी ऑस्ट्रेलिया में था, और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हम लोग को यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है और फाइट पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवे बहुत कोशिश की हम लोगों ने, स्पेशली लास्ट डे पे वेट कट करने के बाद फोकस था कि कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, रूम में रहेंगे, फाइट पे फोकस करेंगे। काफ़ी कुछ किया हमने, एंड देन द फाइट हैपेंड। एंड अगेन फाइट का पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि ही गॉट कॉट, एक एक पंच लगा, एंड अगर आप फाइट देखें तो अंशुल हैड थ्रोन अ जैब एंड क्रॉस टू द बॉडी, उन्हें क्रॉस मारा और वो पेट पे लगा, बहुत अच्छे से लैंड किया। ओपोनेंट ने भी क्रॉस फेंका पर ओपोनेंट का क्रॉस कान पे लगा, तो दोनों ने सेम कॉम्बिनेशन फेंका, एक का पेट पे लगा, एक पे कान पे लगा, और वही पंच अगर अंशुल ने ऊपर मारा होता और ओपोनेंट के कान पे लगता या चिन पे लगता, मे बी आज वी वुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स।
बट दैट्स द फाइट गेम, दैट्स, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, यू अंडरस्टैंड कि एनीथिंग कैन हैपन इन द फाइट। जो पुराने ज़माने में समुराई होते थे, या फिर जब इंडिया में पुराने ज़माने में जब महाभारत हुए हैं, रामायण हुए, जो आप युद्ध के लिए जाते हैं, तो एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि आप जा तो रहे हैं, शायद लौट के नहीं आएंगे। समुराइज जब जापान में, एशियन जापान में जब डुअल होता था 1 against 1 तलवार के साथ, तो एक ही आदमी लौट के आ रहा था, और 50-50 चांस है कि आप आओगे या वो आएगा। यूएफसी में कोई नोबडी इज डाइंग, बट एक बंदे को जीतना है, एक बंदे को हारना है, और कभी कभी आपकी टेक्निक से उसकी टेक्निक्स ऐसे मैश होती हैं कि बहुत एक्साइटिंग लंबी फाइट चलती है। कभी कभी उसका तीर निकल गया आपके डिफेंस के थ्रू एंड यू गेट कॉट, दैट्स व्हाट हैपेंड। आप बाकी स्पोर्ट्स भी देखें, विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन एवर, वो बैटिंग कर रहे हैं, एज कर रहे हैं, ही इज गेटिंग आउट। बट क्रिकेट में आपने एज किया, यू गेट आउट, 2 दिन बाद दोबारा यू गेट टू प्ले। एमएमए में यू मेक वन मिस्टेक, यू गेट कॉट, अब यू वेटिंग फॉर 6 months, अगली बार कब फाइट आ रहा है। So that's what happened, that's the reality. He got caught, उनको पंच लगा, वो गिरे, गिरते ही he got back his senses, किले ने अंदर घुसे टू फिनिश इट, उन्हें पंच भी मारा, वो अंशुल के शोल्डर पे लगा, बट अंशुल हैड द लेग, उनको लगा, हिट लगा, बट ही वॉज इन ए सेंस। और जो ये 4 आउंस के ग्लव होते हैं, छोटे वाले एमएमए वाले, ये बॉक्सिंग के 8 आउंस, 10 आउंस, 12 आउंस टाइप के नहीं होते, बड़े होते हैं। ये बॉक्सिंग ग्लव्स बड़े होते हैं, कुशन होता है। छोटे वाले ग्लव्स बहुत हार्ड लगते हैं, तो अगर आपको चिन पे लगता है या सर पे लगता है, दिस इज चांस यू गेट डेज्ड। तो अंशुल गॉट हिट ऑन द ईयर, ईयर से आपका एक्वेरियम जाता है, बट फाइट के बाद अंशुल हैड नो पेन, नथिंग, बैक स्टेज ही वाज फाइन। मुझे भी, मैं भी काफी बार आई बीन हिट मेनी टाइम्स, और बहुत जॉ में दर्द होता है, सर में हेडेक होता है। अंशुल का ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज वो हिट कान पे लगी एंड अंशुल वाज गोइंग बैक एट द टाइम, पीछे जाते हुए लगे, सो इट जस्ट मेड द फॉल वर्स। दैट्स व्हाट हैपेंड, ही गॉट कॉट, एंड उसके बाद फिर व्हेन वी केम बैक आल्सो, थोड़ा सा इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, और हम लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फाइट खत्म हो गई, बिकॉज वी हैड ट्रेन्ड सो हार्ड फॉर इट, कितना कुछ ओवरकम किया। एडवर्सिटी लास्ट ईयर बहुत मुश्किल था, बहुत सारी इंजरीज हुई, सो द फाइट एंडेड, इट वाज अ बिग शॉक। बट काफ़ी लोग ऐसे इम्प्लाई कर रहे हैं कि यूएफसी उसको रिलीज कर रही है, ये करे, वो कुछ भी नहीं ट्रू है, ये सारे अफवाहें हैं। वो अभी भी यूएफसी में है, उनका एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है यूएफसी के साथ, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। ही विल गेट अनदर फाइट, ही विल गेट अ फाइट, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 6 months वो दोबारा फाइट कर रहे होंगे। काफ़ी लोग सोमो फाइट क्लब के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, उसको यूएस भेज दो, उसको एके भेज दो उसको। तो एक बात करते हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं इतना थक गया हूँ इस सुन के कि यूएस भेज दो। भाई, यूएस इंडियन आदमी यूएस में से उठ के नहीं जा सकता, ठीक है? अगर आप वीज़ा अपॉइंटमेंट, अगर हॉलीडे वीज़ा भी आप ले रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वर्क परमिट, क्योंकि 2 वीज़ा होते हैं, एक होता है आप वहाँ काम करें जाके, या आप हॉलीडे पे जाएं। हॉलीडे पे अगर वो जा रहा है, तो उसके लिए अभी दिल्ली में मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, 2 साल का वेटिंग था अपॉइंटमेंट मिलने का यूएस एम्बेसी में। नंबर 2, अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ से लेटर चाहिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, उसका भी हम लोग ने इंटरव्यू करवाया था अंशुल का, उसमें भी उसको नहीं मिला वीज़ा। सही बात तो ये है। तो अगर मैं बोलता हूँ, अगर वीज़ा मिल भी जाए, तो अब यूएस जाना और यूएस ट्रेनिंग करना, तो यूएस जाना का अगर टिकट ही आप देख लोगे तो 1.5 लाख का तो टिकट है, और अगर आप वहाँ पर रहोगे, खाओगे, ट्रेन करोगे, मिनिमम 2 लाख महीने का आप खर्चा, 2 से 3 लाख महीने का खर्चा लेके चलो। तो अगर कोई आदमी वहाँ पर 6 महीने रहेगा, 18 लाख, 20 लाख, तो कहाँ से 18-20 लाख आएंगे इंडियन फाइटर के लिए, जिसका मेन काम जिस फाइटिंग करना है, वो फाइट उसको साल में एक बार मिलती है, तो 18 लाख एक कैंप के लिए कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो प्रॉब्लम यही है कि इतने हाई लेवल पे भी, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं है, प्राइवेट ब्रांड्स इन्वेस्ट नहीं कर रही है स्पोर्ट में, बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर अस ऑल्सो। मी एज अ कोच, मैं जानता हूँ कि अगर वो यूएस में होंगे और टॉप जिम्स में ट्रेन कर रहे होंगे, तो येस, ही विल इम्प्रूव अ लॉट बेटर।
बट फंडिंग नहीं है, वीज़ा नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे कराएं ट्रेनिंग? तो लोग बोल रहे हैं दागिस्तान। भाई दागिस्तान भी, ये नहीं आप दागिस्तान में चले जाओ आप अच्छे हो जाओगे। कौन सा जिम, कौन कौन सा ऐसा जिम है जहाँ पर आपकी जान पहचान वाले हैं जो आपको देखभाल करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, कोचेज वहाँ जो आप जानते हो। ऐसा थोड़ा ना आप पहुँच गए वहाँ पर दागिस्तान में इम्प्रूव हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। यू नीड टू नो कोचेज वहाँ पर कौन से हैं, हु इज गोना लुक आफ्टर हिम, लैंग्वेज इशू, फूड इशू, ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी, फाइनेंशियल इशू, अगेन ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर। हम बोल देते हैं कि ये यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, वहाँ कर रहा है, भाई पैसे होनी चाहिए जाने का। इंडोनेशिया जा रहा है, इंडोनेशिया में वीज़ा थोड़ा सा ईजियर है, कॉस्ट थोड़ा सा कम है। थाईलैंड भी एक ऑप्शन था, इसलिए वो टाइगर मुay थाई गया लास्ट टाइम। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट जिम हो सकता है उसके लिए। बट अगर आप इतने अपसेट हैं कि वो क्यों नहीं जा रहा यूएस, तो आप अगर किसी को जानते हैं इन्वेस्टर को, या कोई जो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, अंशुल पे फंडिंग दे सकता है, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। वी कैन डेफिनेटली, आई कैन सेंड हिम टू द बेस्ट जिम, बेस्ट कंट्री, बट फंड्स होनी चाहिए। तो ये आई थिंक बहुत ज़रूरी बात है कि आप तो बोल देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आप ग्राउंड रियलिटी को कोई नहीं समझता है कि क्या चैलेंजेस फाइटर फेस कर रहा है या उसकी टीम फेस कर रही है। बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। इवन इंडोनेशिया में भी ट्रेनिंग करना एक्सपेंसिव है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में भी करना बहुत मुश्किल है भैया। आप किसी जिम में, इंडिया के जिम में भी आप जा रहे हो, आपके 100 खर्चे हैं। आप फ्लैट रख रहे हो, खाना खाओगे, न्यूट्रिशन करोगे, ट्रेनिंग करोगे, कोचेस को पे करोगे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ये आप जिम में आप हफ्ते में 3 दिन आके 3 क्लास करने का नहीं ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग है आप दिन में 4 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो। ग्रुप क्लास आप जाके जैप क्रॉस नहीं कर रहे हो। आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, आपको पर्सनल जीसू की पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, पैड वर्क के लिए डिफरेंट कोच चाहिए, रेसलिंग का डिफरेंट कोच चाहिए, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का डिफरेंट कोच चाहिए। एक चाइनीज फाइटर से मैं बात कर रहा था, वो नाम नहीं बताऊंगा, बट वो टॉप 10 में है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी करंटली $70,000 है, शो मनी, एंड वो जीतती हैं तो 140,000। ये उनका मनी है। वो यूएस में ट्रेनिंग कर रही है, कैलिफोर्निया में। और मैंने तो पूछा, अरे ये तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो उन्होंने बोला, सिड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट इसमें भी जब फाइट खत्म होती है मेरे पास कुछ नहीं बचता। एजेंसी, जिम, ट्रेनर्स, कोचेस, ट्रैवल, वो सब कर करके, बिकॉज आप जब फाइट जीतते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है, यू कैन अफोर्ड टू गेट बेटर कोचेस, यू कैन इन्वेस्ट इन बेटर न्यूट्रिशन, यू कैन इन्वेस्ट इन, एवरीथिंग गोज अप, एलिवेट्स। तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बैठ के तो कुछ भी बोल देते हैं कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई ग्राउंड रियलिटी समझो आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अंशुल ग्रास रूट से निकला है। हम लोग का अपना बच्चा है, यहाँ से 23 ईयर्स की एज पे आया था, मैथ्स ट्यूशन टीचर था, एंड वो कहाँ से कहाँ गया है विद नो सपोर्ट। हम लोग के एक फ्रेंड है, मनु नाम है उनका, उनने सपोर्ट किया। ही इज द ओनली गाय हु सपोर्टेड अस ट्रेनिंग कैंप में, बट नोबडी एल्स हैज हेल्प्ड अस आउट। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब वो जीतता है तो एवरीबडी सब सेलिब्रेट करते हैं जैसे उनकी जीत हो, और जब हारता है तब सब उस पर फिंगर पॉइंट करते हैं कि आपकी गलती है। तो गलती है, गलती इन द सेंस दैट फाइट में यस ही गॉट हिट, बट गलती ये नहीं है दैट ही डिडंट ट्रेन या ही डिडंट गिव हिज 100%। बेस्ड ऑन जो उसके पास टाइम अवेलेबल था, फैसिलिटी अवेलेबल थी, फाइनेंसेस अवेलेबल थे, उसने बेस्ट किया। उससे ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट करना भी अनरियल है। तो यही मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि फर्स्टली ही विल फाइट अगेन, वो दोबारा फाइट करेंगे। सेकेंडली मेरे प्लान्स हैं कि मैं उनका नेक्स्ट ट्रेनिंग कैंप फिगर आउट करूं, वो कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली चेंजेस होंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर आप गलती से सीखे नहीं तो आप गलती बार बार करेंगे, तो अगली बार के लिए चेंजेस होंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जब आप दोबारा अंशुल को देखेंगे तो एक नया फाइटर आपको दिखेगा जो डिफरेंट स्किल सेट के साथ आएगा, और काफ़ी लोगों को वो सरप्राइज करेगा अपने परफॉर्मेंस के साथ। तो अगर आप अंशुल के फैंस हैं तो डोंट गिव अप। ये नहीं है कि इट्स ओवर एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही विल बी बैक। उसको कोई भी चोट नहीं लगी है, ही इज 100%। वो अगले दिन ट्रेनिंग पे गया,
and now he's training every day again. तो जल्दी he will be back in the cage. 1 महीने का सस्पेंशन मिलता है UFC की तरफ से कि स्पारिंग ना करे, तो 1 महीने स्पारिंग नहीं करेगा, but he'll be back to wrestling, jiu-jitsu, all of that, and within the next 6 months he will fight again. So guys, please keep supporting Anshul, and अगर आप भी up and coming fighter हैं तो don't get discouraged. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप जीतना चाहते हैं, you want to do great things, but when you do great things, people will also come after you. एक बहुत फेमस चाइनीज सेइंग है कि जो सबसे लंबा पेड़ होता है उस पर सबसे ज़्यादा विंड भी आती है. तो अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, यूएफसी जाना चाहते हैं, हाँ जब जीतते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बियर बाइसेप्स आपको इनवाइट कर रहा है, टीवी शो पे आप जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर जब हारते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है. तो मैं तो कभी तैयार नहीं था कि इतना लोग अटैक करेंगे उसको, क्योंकि उसने किसी से कुछ लिया नहीं है, खुद ही सेल्फ मेड है, बट लोग अटैक करते ऐसे कर रहे हैं जैसे उसने उन लोगों से कुछ कुछ लिया और उनका फिर नाम खराब कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही टेक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया वेरी सीरियसली. वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसका मेन मोटिवेशन यही है कि वो दुनिया को ये बताए कि इंडिया में अच्छा एमएमए होता है, और ये मोटिवेशन अभी गया नहीं है. नाउ ही इज इवन मोर हंग्री एंड ही विल शो एवरीबॉडी दैट इंडिया में असली फाइटर्स हैं, and he will win again in the UFC. This is my guarantee. So don't give up on Anshul and don't give up on Indian MMA. I think काफ़ी कुछ हमें हासिल करना अभी बाकी है. Anshul is very excited क्योंकि अब उसके ऊपर कोई expectation नहीं है. He's off, pressure is off. Now he can just go and perform. So wait for announcement soon about his next fight. And yeah, छोटा सा वीडियो ये है. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो अंशुल के बारे में, इस फाइट के बारे में, या कुछ चीज़ जो मैंने एड्रेस नहीं की है, आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड लेट अस नो. अगर आप अंशुल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ शेयर दिस विद हिज अदर फैंस एंड फॉलोअर्स. इंडियन एमएमए को इतने साल से इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ही विल कंटिन्यू टू डू सो. एंड इफ अगर आप यंग फाइटर हैं, डोंट गेट डिस्करेज्ड, बी प्रिपेयर्ड. इस स्पोर्ट में एसिमेट्रिक गेम्स होते हैं, आप को कोई नहीं जानता, एंड देन यू इन द यूएफसी एंड एवरीबॉडी नोज यू. तो बी प्रिपेयर्ड, कीप योर हेड अप. आई कैन गारंटी यू इंडिया से बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स आएंगे. मेरा एक और गारंटी है, अगले 12 साल में वी विल हैव अ यूएफसी चैंपियन. ये मेरा गारंटी है. मेरा 12 साल पहले ये गोल था कि एक इंडियन को यूएफसी में ले जाना है. आई डिड दैट. नेक्स्ट 12 ईयर्स में मेरा गारंटी है मैं इंडियन को एक यूएफसी चैंपियन बनाऊंगा. दैट्स माय गोल. सो या ये वीडियो था, होपफुली यू लाइक्ड इट. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब. हम लोग इस चैनल पे टेक्निक्स भी लाएंगे, हम लोग गेस्ट भी लाएंगे. वी विल टॉक अबाउट द माइंडसेट, क्योंकि अंशुल हारा है फाइट, बट आप भी हारेंगे फाइट, और हारने के बाद कम बैक कैसे करना है, वी विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दैट. वी विल टेल यू अंशुल के नेक्स्ट प्लान्स जैसे डेवलपमेंट होता है. Please like this, share this with your fans, and I'll see you guys next week. Thank you so much. Anos.